Life isn't about finding yourself, rather, it is about creating yourself. This is a famous quotation given by an author who himself was a great author of his time. He is also considered as a father of modern drama. Good morning, everybody. My name is Gaurav Sharma and I am welcoming you on Literature's Adda once again. जैसा कि हम बात कर रहे थे तो हम आज अगले चरण में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा के बारे में बात की है और इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा के नाम से भी जानते हैं. अ सोशलिस्ट, अ ड्रामेटिस्ट, अ नोबलिस्ट. ही इज़ अ पॉलीमथ एक्चुअली. ही इज़ ऑल्सो पर्सन हु वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज वेल, है ना. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन बाय वन पॉइंट्स. ओके, first we will begin with early life and background. Okay, sorry I forgot to speak. देखिए सर, इनका जो है जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 को, है ना. 26 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1950 ना, 1950 में 15 में ये जो है भगवान को प्यारे हो गए थे. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या कह सकते हैं जो पिछला जो एग्ज़ाम बीता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की डेथ कब हुई थी. तो वो 1950 में, है ना, भूलना मत, पूछा है पिछली बार. कहाँ जन्म हुआ था? डबलिन में, आयरलैंड, है ना. डबलिन आयरलैंड की राजधानी, है ना, कैपिटल. वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. अब थोड़ा सा इनके पेरेंट्स के बारे में जान लीजिए, है ना. पिताजी साहब का नाम था जॉर्ज कार्ल शॉ, अ फेल्ड ग्रेन मर्चेंट, है ना, एंड अ अल्कोहलिक, अ डिप्सोमैनिक पर्सन हु यूज्ड टू ऑलवेज रिमेन इन अ अल्कोहलिक, है ना, अल्कोहलिक फेस, अल्कोहलिक लाइफ, है ना. उनकी माता जी का नाम था ल्यूशिंडा एलिजाबेथ गर्ली शॉ, है ना. वे एक सिंगर थी, साथ ही साथ म्यूजिक टीचर भी थी, है ना. चलिए, ये इनके माता पिता के बारे में मैंने आपको बताया, है ना. प्रोफेशन और वो क्या थे रियल लाइफ में. अब एजुकेशन थोड़ी सी देख लीजिए. ही अटेंडेड वेस्लेयन कॉनेक्सिकल स्कूल एंड डबलिन इंग्लिश साइंटिफिक एंड कमर्शियल डे स्कूल, है ना. ये दो स्कूलों से इनकी शिक्षा हुई. अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए. इन्होंने क्या है, बहुत हाथ पैर मारे खुद को एजुकेटेड करने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी थी नहीं इनके घर की, है ना. इनके पिताजी बहुत ड्रिंक पर्सन थे. इनकी जो माताजी रहीं उनका कहीं ना कहीं एक फेमस म्यूजिशियन था, है ना, अपने समय का, कॉन्टेम्परेरी एरा का, जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की माँ थी, है ना, जो मैंने नाम बताया लुशिंडा शॉ, है ना. तो उनका एक व्यक्ति के साथ कनेक्शन रहा, जॉन ली के नाम से वो व्यक्ति था. ही वाज अ फेमस म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम, है ना, फ्रॉम आयरलैंड. इस व्यक्ति के साथ ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की माँ के साथ कोई इलेजिटिमेट रिलेशन थे और केवल इसी भ्रम में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जीवन भर यही सोचते रहे, क्या मेरे बायोलॉजिकल फादर जॉन ली हैं या फिर जॉर्ज कार्सन. ये बहुत सोचने वाली बात है. और कहीं ना कहीं इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके बाद के जीवन में भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को इन्होंने काफ़ी हेल्प की, जॉन ली ने, है ना. और इनसे और अपनी माँ से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी जागा, है ना. तो अब ये सुनिए. आफ्टर लीविंग स्कूल एट 50, 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद, शॉ एजुकेटेड हिमसेल्फ बाय रीडिंग एक्सटेंसिवली एट नेशनल गैलरी ऑफ आयरलैंड, है ना, नेशनल गैलरी ऑफ आयरलैंड. इट वॉज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी. ओके, तो यहाँ उन्होंने पढ़ के जो है अपना ज्ञान अर्जन किया. यहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर रुचि पैदा हुई लिखने के लिए, है ना. ही बिकेम नॉलेजेबल इन लिटरेचर, है ना, म्यूजिक में इसलिए क्योंकि माँ थी, है ना, माँ और जॉन ली कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस थी, है ना. फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, कुल मिला के जितनी भी
सोशल स्ट्रेटा में टॉपिक्स आते हैं, जो डोमेन आते हैं, जॉनरास आते हैं, उन सभी से ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, है ना। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। और ये जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मैं एक नरेशन में रखने के साथ साथ कहीं ना कहीं एग्जाम के व्यू पॉइंट से ही बता रहा हूँ, तो आप ये ना समझें कि इनका महत्व नहीं है, पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाएगा, है ना। शुरू में मैंने आपको बता दिया। अब इनके शुरुआती जीवन में ये लंदन की तरफ मूव किए, है ना। शुरुआत अपने करियर की इन्होंने जो है लंदन से की। 1876 में ये लंदन पहुंचे टू परस्यू अ लिटरेरी एंड म्यूजिकल कैरियर, ठीक है। म्यूजिकल कैरियर बनाने और लिटरेरी कैरियर बनाने के लिए ये लंदन पहुंचे 1876 में, है ना। फेस्ड ईयर्स ऑफ पॉवर्टी एंड रिजेक्शन, लगातार रिजेक्शन होता रहा, है ना। ये प्रयास किया इन्होंने, कहीं ना कहीं म्यूजिकल फील्ड में जाने का प्रयास किया, वहाँ बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिली नहीं, है ना। और इन्होंने कई शुरुआती पीरियड में नोवेल लिखे, है ना, तो उन्हें पब्लिशर नहीं मिल रहे थे, रिजेक्ट किए गए, तो वही है। हिज नोवेल्स वर रिपीटेडली टर्न डाउन बाय पब्लिशर्स, है ना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है। उन्होंने इसी शुरुआती पीरियड के दौरान कुछ नोवेल्स लिखे हैं, है ना। बहुत कम लोगों को ऐसा पता है कि जीबी शो ने नोवेल्स भी लिखे हुए हैं, है ना। अब ये नोवेल्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। इमेच्योरिटी 1879, द इर्रेशनल नॉट 1880, लव अमंग द आर्टिस्ट 1881, कैशल बायरन्स प्रोफेशन 1882, और जो अगला है वो है अनसोशल सोशलिस्ट, ये उनके स्वयं के बारे में, है ना। कहीं ना कहीं उसकी छवि देखने को मिलती है स्वयं की। 1883, है ना। तो ये नोवेल्स हैं जो फेमस नहीं हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जीवी सो ने नोवेल्स भी लिखी हैं ना। तो याद रखना ये एक्सेप्शन, कई बार एक्सेप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इनके पॉलिटिकल अवेकनिंग या फिवियन सोसाइटी के बारे में जान लीजिए। ये ड्रामेटिस्ट बनने से पहले एक सोशलिस्ट थे, एक ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी की परवाह करता है, सोसाइटी की चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना, सोसाइटी में होते हुए परिवर्तन देख रहा है, अपनी आंखों से चीज़ें विटनेस कर रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से इन्होंने जो है फेवियन सोसाइटी को ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था? 1884 में, है ना। 1884 में उन्होंने फेवियन सोसाइटी को ज्वाइन किया था, और कई बार इनको फाउंडिंग फादर भी माना जाता है ना, कहीं ना कहीं वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ फेवियन सोसाइटी, है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अ सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है फेवियन सोसाइटी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। यह एक सोशल, है ना, सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवोकेट करती है ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रेदर देन रिवॉल्यूशन, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं था, है ना ही वो ग्रेजुअल था, वो मतलब एक कह सकते हैं एकाएक शिफ्ट था, एकदम से सोच का बदलना, माहौल का बदलना, है ना। एकदम से लोगों ने रिवॉल्यूशन कर दिया, सबको काट दिया, है ना। एक साइड से जितने भी कट थ्रोट, जितने भी बड़े लोग थे, एलीट क्लास चाहते थे, सबको मार दिया, क्या कासल्स को जला दिया। तो कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थे कि आप रिवॉल्यूशन के द्वारा चेंज लाओगे। ये फेवर में थे फेवियन सोसाइटी के, जो एडवोकेट करती थी कि बदलाव होना चाहिए ग्रेजुअल, धीमे धीमे, साथ ही साथ होना चाहिए डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से, ना कि रिवॉल्यूशन से, है ना। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं वॉर्स के फेवर में भी कभी नहीं रहे, है ना। जो वॉर्स होते हैं जिनमें ऐसे ही सैनिकों को धकेल दिया जाता है लड़ने के लिए, कुछ ऐसे नेताओं के फैसलों पर जो अपनी मनमानी के लिए अपने अकॉर्डिंग राष्ट्र को चलाना चाहते हैं, जब उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, तो पता नहीं वो अपने ईगो के, कह सकते हैं, बलबूते पे पता नहीं कितने नौजवान सैनिकों को खो देते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। उनका कहना ये था, उनकी सोच ही एक्चुअली ये थी, वो कह सकते हैं वर्थलेस मानते थे युद्धों में सैनिकों को लड़ना। बिकम अ लीडिंग वॉइस ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म, को ऑथर्ड, ये एसेस हैं जो इन्होंने लिखी हैं, द फेवियन एसेस 1889, है ना, याद रखना। पॉलिटिकल एसेस हैं ये कहीं ना कहीं। ब्रिटिश सोशलिज्म से कह सकते हैं, ये एक फेमस टर्म है। इसके बारे में मैं यदि बताऊं तो वो बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थे कि जो जितनी भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास हैं, जो रिच क्लास हैं, ये भी कहीं ना कहीं हल्का सा इन्फ्लुएंस दे मार्क्स की आइडियोलॉजी के साथ। कैसे? ये भी चाहते थे जो रिच लोग हैं, कहीं कहीं ना कहीं उनकी जो
संपत्ति है उसका भी इक्वलिटी के साथ बंटवारा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला होता जा रहा है, कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच के गैप को कम करना है ना, इनकी ये सोच थी। हिज सोशलिस्ट बिलीव्स डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज ड्रामा एंड एसेस, है ना। आप देखेंगे इनके जो कह सकते हैं जो विचार धारणा थी ना, वो इनके इनके ड्रामास में देखने को मिलती है, चाहे वो मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे, जैसे मैन एंड सुपरमैन हो गया, है ना। तो इन चीज़ों में इनकी जो अवधारणा है वो देखने को मिलती है, इनका इनका जो बिलीफ है वो देखने को मिलता है। ही बिलीव्ड इन यूजिंग रीजन, डिबेट, पब्लिक एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज, है ना। ऐसा नहीं है कि जाओ और ऐसे ही करके कुछ भी आप जल्दी से आसानी से हासिल कर लोगे। वो जो जिन चीज़ों पर फोकस किया करते थे वो रीजन पर किया करते थे। किसी व्यक्ति को यदि जानना है, चीज़ें सीखना है ना, तो उसको रीजन को अपनाना पड़ेगा, साथ ही साथ उसे डिबेट में एक्टिव रहना पड़ेगा, तथा पब्लिक एजुकेशन जरूर होनी चाहिए सोशल चेंज लाने के लिए। ये तीनों चीज़ होंगी तभी सोसाइटी बदलेगी, है ना, ऐसा। अब इनका ट्रांजिशन देख लीजिए, एक प्लेराइट की तरफ कैसे बढ़े। क्या था जिसने मिस्टर बर्नार्ड शो को एक सोशलिस्ट से एक अच्छा प्ले राइट बना दिया, एक ड्रामेटिस्ट बना दिया ना। तो ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे हेनरिक इब्सन से। हेनरिक इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा माना जाता है ना। किसको? हेनरिक इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। वहीं यदि जीबी शो की बात की जाए, यदि जीबी शो की बात की जाए तो वे फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के नाम से जाने जाते हैं, है ना। जीबी शो को हम इस नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हेनरिक इब्सन के सोशलिज्म की फिलॉसफी से वो इन्फ्लुएंस थे, और फिर उसके बाद में हेनरिक इब्सन जो है आगे बढ़ते गए और एक कह सकते एक फेमस प्ले राइट के तौर पर जाने लगे। इनके द्वारा लिखित एक फेमस वर्क है द डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस, ओके, डॉल्स हाउस। ये एक रियलिस्ट वर्क है। ये फेमिनिज्म को बेस बना के लिखा गया है। ये कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है। उदाहरण के तौर पे डीएवी को ले लीजिए, है ना, जीवाजी को ले लीजिए, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से ये जो ऑथर थे हेनरिक इब्सन, इन्होंने अपने वर्क्स में सोशल रियलिज्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोसाइटी में जो घटित हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया। इन्होंने सबसे पहला एक फीमेल ऐसा कैरेक्टर बनाया जो सोसाइटी के एंटी चली गई, है ना। नोरा हेल्मर के नाम से उस कैरेक्टर को जाना जाता है, जो एक्ट्रेस है, कह सकते हैं मेन लीड है, प्रोटागोनिस्ट है डॉल्स हाउस की, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके सोशल रियलिज्म से, मिस्टर हेनरिक इब्सन के रियलिज्म से इन्फ्लुएंस थी जीबी शो, है ना। इस प्रकार से जो है ये प्रभावित हुए जीबी शो के प्लेस को पढ़ के, है ना। द गोस्ट करके इनका है ना, डॉल्स हाउस हुआ, एम्बेसडर हुआ, तो ऐसे कुछ इनके वर्क्स हैं। अब शो रिजेक्टेड ट्रेडिशनल मेलोड्रामा एंड रोमांटिसिज्म, इंस्टेड pioneering the dramas of ideas, intellectual plays that explore social, moral, political issues। इन्होंने अपने ड्रामास में मेलो ड्रामा का पूरी तरह से खंडन कर दिया। मेलो ड्रामा का, रोमांटिसिज्म का। जैसे रोमांटिसिज्म के लिए मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो फाइटिंग करने जा रहा है ना, युद्ध में, वॉर में लड़ने जा रहा है, तो उसको रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए एक फेमस वर्क है चार्ज ऑफ द लास्ट ब्रिगेड करके, है ना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा है। इसमें वे क्रीमियन वार के बारे में बताते हैं, कैसे चंद लोग अंग्रेज सेना के जाके वहाँ सोवियत यूनियन की सेना के साथ लड़े, है ना। और जबकि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, उनकी सेना बहुत बड़ी थी, ये कुछ कम लोग थे, और वो मर गए। उनको क्या रोमांटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, शहीद हो गए वॉर में, है ना। तो कुछ इस प्रकार के कह सकते हैं रोमांटिसिज्म के बिल्कुल फेवर में नहीं थे मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इस रोमांटिसिज्म का ये जो है ना, इसकी एंटी रोमांटिसिज्म का थीम दिखाया उन्होंने एक प्ले में, जिसको द आर्म्स एंड द मैन के नाम से जानते हैं। उसमें एक कैरेक्टर है ना, एक्चुअली अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, आगे जब आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही शामिल है ना, तो उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। और वहीं मेलोड्रामा की यदि बात की जाए तो मेलोड्रामा कैसे ड्रामा है? मेलोड्रामा वो ड्रामा जिसमें रोना गाना हो, है ना,
जैसे कह सकते हैं किसी का हृदय टूटा, है ना, किसी का घर छूटा, समझ आ रहा है, ऐसा मतलब ऐसी घटनाएं जो ऑर्डिनरीली चीज़ें हैं जो हम समाज में घटित होती हुई देख रहे हैं, उनको एक अच्छे नरेशन में प्रॉपर रिजोल्यूशन के साथ, है ना, डिनोमा के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ दिखाया जाए, उतार चढ़ाव दिखे, क्लाइमैक्स दिखे, ऐसे जनरल फॉर्म को एक्सेप्ट ना करते हुए इन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। इन्होंने टोटल ऐसे वर्क्स लिखे जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बदलाव ला सकें, है ना। तो इनकी अप्रोच बहुत अलग थी और इसी के संदर्भ में कई चीज़ें देखने को मिलती है। हम उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे विलियम शेक्सपियर को इनने क्रिटिसाइज किया। ये कहते थे जो भी व्यक्ति, इनका एक फेमस कोटेशन है एक्चुअली, ही सेज व्हाट, बार्डोलेट्री इज एज बैड एज अदर फॉर्म ऑफ आइडोलेट्री, शेक्सपियर वॉज नॉट गॉड। दिस वॉज अ फेमस कोटेशन रिटन बाय मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन वन ऑफ हिज वर्क, है ना। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से लोग पागलों की तरह अंधे होकर शेक्सपियर की पूजा कर रहे हैं, शेक्सपियर को फॉलो कर रहे हैं, कोई क्रिटिक ही नहीं देना चाह रहा, कोई देखना ही नहीं चाह रहा कि उनके वर्क्स में किस प्रकार की कमियां थी। शेक्सपियर वो टावरिंग फिगर रहे कि उन्होंने अपने बलबूते पे, आप कह सकते हैं, उनके बाद में कोई अच्छा प्ले राइट आ ही नहीं पाया। सब उनको इतना ज़्यादा फेंटेसाइज करने लगे कि हाँ जो भी हो शेक्सपियर हो, शेक्सपियर से ऊपर से कोई कोई ऑथर है ही नहीं, ना ही शायद कोई उनसे अच्छा प्ले राइट बन सकता है। तो हार्शली क्रिटिसिज्म करते थे, है ना। तो इवन इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया और कहते हैं कि यही एक मेजर कारण रहा है जिसकी वजह से मॉडर्न ड्रामा ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा है। लोगों ने उनको टावरिंग फिगर समझ लिया है, बदलाव ही नहीं करना चाह रहे, सीखना ही नहीं चाह रहे। कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज थी मिस्टर जीवी शॉ की, ठीक है। आगे देखिए, हिज प्लेस ऑफन इंक्लूडेड लेंदी प्रीफेजेस वेयर ही एक्सप्लेन हिज आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यूज। इनके जो प्लेस होते थे, इनके हर प्ले में ये प्रयास करते थे एक प्रीफेस डालने का, और प्रीफेस ये इसलिए डालते थे ताकि जो 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 ऑडियंस है वो प्ले के साथ कनेक्ट कर पाए ढंग से, है ना, पूरा इन्फॉर्मेशन कि ये प्ले किस बारे में क्या बताएगा, इसका क्या कैरेक्टर कैसे प्रेजेंट किया गया है, सोसाइटी के किन किन गुणों को अवगुणों को दर्शाएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इनके वर्क्स में मेजरली प्रीफेसेस देखने को मिलते थे। चलिए, बार्डोलेट्री एक टर्म है जिसको क्रिटिसिज्म के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी राइटिंग में, है ना। बार्डोलेट्री शेक्सपियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बार्ड ऑफ एवन। जस्ट अ सेकेंड, आप ये याद रखना, काम आएगा। बार्ड ऑफ एवन, शेक्सपियर को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। शेक्सपियर को इसी नाम से जाना जाता है और इन्हीं को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने बार्डोलेट्री, है ना, ये टर्म का इस्तेमाल किया, ठीक है। कहीं ना कहीं शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म करने के लिए, उन लोगों का क्रिटिसिज्म करने के लिए जो आंख बंद करके शेक्सपियर को फॉलो करते हैं, जिन्हें लगता है कि शेक्सपियर की राइटिंग तो फ्लॉलेस है, कोई गलती नहीं है ना, कुछ गलत लिखा ही नहीं, ऐसा। तो बार्डोलेट्री, अब ये बार्डोलेट्री एक शब्द से इन्फ्लुएंस हुआ है, वो आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा होता है इसका मतलब, है ना। तो इस टर्म का संबंध, बार्डोलेट्री टर्म का संबंध है मिस्टर जीबी शॉ से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पीजीटी में पूछा गया है। थोड़ा डीप डाउन, बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, पर मुझे जो लगता है जो ज़रूरी है आपके लिए जानना, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ये भी आपको याद रखना है, ये इन्हीं का जॉनरा है। कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड रहे हैं, फॉररनर हैं इसके टाइप के। ये डील करता है सोशल, मोरल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ। मतलब सोसाइटी में जो भी परेशानियां हो रही हैं, है ना, जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, उठापटक हो रही है ना, उन सारी चीज़ों के साथ ड्रामा जो डील करते हैं उनको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के नाम से जाना जाता है, और इनका भी संबंध मिस्टर जीवी शॉ के साथ है, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स, ठीक है। इसमें मैंने पूरा प्रयास किया है उन वर्क्स को उठाने का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल वर्क्स को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। हो सकता है अगली क्लास में जब मैं डिस्कशन करूँगा आर्म्स एंड द मैन के बारे में, तो उसमें मैं आपको बता दूँ। यहाँ केवल उनको इंक्लूड किया है जो जरूरी है ना। बाद में कि आप भी चाहो तो कहीं से भी देख सकते हो, डाटा कंटेंट तो पड़ा हुआ ही है ना। सुनिए इनके मेजर वर्क्स में, ये अर्ली प्लेस हैं, इन प्लेस को कई बार अनप्लीजेंट एंड प्लीजेंट की कैटेगरी में माना जाता है ना।
अब विडोवर्स हाउस 1892, ये इनका प्ले है, ठीक है, 1892। सुनिए, विडोवर्स हाउस कहीं ना कहीं डील करता है, आपने मकान मालिक देखे हो कहीं शोषण करने का प्रयास करते हैं, जो लोग उनके यहाँ रेंटेड रह रहे होते हैं ना, जो रेंट से रह रहे होते हैं ना, उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से रिच क्लास ने, जो कह सकते हैं जो पुअर क्लास थी ना, उनका शोषण किस प्रकार किया, वही सब इनमें देखने को मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है विडोवर्स हाउस में, आपको याद रखना है 1892। उसके बाद में जो अगला वाक है वो मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, ओके, 1893, है ना। अब इसमें क्या है सुनिए, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ये क्रिटिक करते हैं सोसाइटी को, कि सोसाइटी कितने डुअल स्टैंडर्ड दिखाती है ना, कैसे एक महिला अपना, कह सकते हैं अपने शरीर को बेच के, है ना, प्रोस्टिट्यूशन के साथ जुड़ के अपनी बच्ची को पढ़ाती है, उसकी बच्ची को पता चलता है दैट माई मदर इज समहाउ प्रोस्टिट्यूट, ओके। सो इस प्रकार से वहाँ जहाँ लोग मजबूर कर रहे हैं एक महिला को प्रोस्टिट्यूशन में एंटर करने के लिए, है ना, वहीं वो उसका क्रिटिसिज्म करते हैं दैट शी इज समहाउ इंडल्ज इन प्रोस्टिट्यूशन, है ना, इस प्रकार से। अगला जो इनका वर्क है वो है आर्म्स एंड द मैन, 1894। ये आपके सिलेबस में शामिल है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। ये एंटी वार प्ले है, ठीक है, सैटिराइजेस रोमेंस नोशंस ऑफ वॉर, है ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब अगली बात है कैंडिडा की। कैंडिडा 1895 में पब्लिश हुआ, 1895 में। ये क्वेश्चन करता है ट्रेडिशनल व्यूज ऑन मैरिज एंड जेंडर रोल्स, है ना। ये जो कैंडिडा फीमेल है ये चैलेंज करती है जितने भी ऑर्थोडॉक्सिकल, जो कह सकते हैं फेलोसेंट्रिक नॉर्म्स हैं, फेलोसेंट्रिक होता है मेल से रिलेटेड, है ना, जितने भी मतलब पुरुषों ने जो नियम कानून बनाए अपने हिसाब से, उन्हीं को कह सकते हैं बेस बनाकर कई बार इंसान को एनालाइज किया जाता है। तो ये कैंडिडा उन सबको ब्रेक करने का कहीं ना कहीं प्रयास करती है। ये कह सकते हैं एक फेमिनिस्ट लेडी है ना, शी एक्चुअली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, है ना। चल, अब आगे इनके वर्क्स को हम और देखते हैं। मिडिल पीरियड की बात आ गई अब, ठीक है साहब, सुनिए, देखिए, मैन एंड सुपरमैन 1903, है ना। पहले तो फ्रेडरिक नीचे है कौन, मैं आपको बता दूं, ये, ठीक है, ये जर्मन ऑथर है, ठीक है। सुन, फ्रेडरिक नीचे ने एक फिलॉसफी दी है। क्या हुआ था मैं बताऊं आपको, वर्ल्ड वार के बाद में ये लोग देख रहे थे कि लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और ईश्वर पे बिलीव रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि सब कुछ डेस्टिन्ड है, सब जब किस्मत में लिखाई है तो कुछ करना ही क्यों, सब लेथार्जिक पड़े हुए हैं, लेजी पड़े हुए हैं, है ना। तो वहाँ इन्होंने एक लाइन जो मैं कोट करने वाला हूँ इनके वर्क से, दैट देयर इज नो गॉड, गॉड हैज डाइड, काइंडली जस्ट वेक अप एंड वर्क फॉर योर सेल्फ, जस्ट टू क्रिएट योर सेल्फ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इनकी इसी फिलॉसफी से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी इन्फ्लुएंस हुए हैं और उनका ये फेमस वर्क है मैन एंड सुपरमैन। इसी से रिलेटेड कोई वर्क फ्रेडरिक नीचे ने भी लिखा है, शायद हो सकता है टाइटल में कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हो, है ना। सुनिए, अब इन्होंने ये जो वर्क है मैन एंड सुपरमैन, ये इनकॉर्पोरेट करता है निश्चय की फिलॉसफीज आइडियाज के साथ, है ना, लाइफ फोर्स के पास। ये जो लाइफ फोर्स नाम का जो आइडिया है ना, इंक्लूड फेमस जॉन डवान हेल इन हेल, है ना। ये ड्रीम सीक्वेंस है, किस में आता है, मैन एंड सुपरमैन में। पूछ सकता है कि जॉन डवान इन हेल, जॉन डवान एक रोमांटिक काइंड ऑफ हीरो था, इनको इस पर एक फेमस वर्क भी लिखा है लॉर्ड बायरन ने, है ना, ये रोमांटिक पोइट थे, ठीक है। तो जॉन डॉन इन हेल ये ड्रीम सीक्वेंस है, ये किस प्ले में देखने को मिलता है कि मैन एंड सुपरमैन में। दूसरी बात, ये जो प्ले है ये किससे इन्फ्लुएंस है, ये नीचे की फिलॉसफी से, है ना, फ्रेडरिक नीचे की से। ये दोनों बात मैंने आपको बता दी। अब एक और टर्म है जो कहीं ना कहीं जीवी शो के साथ जुड़ी हुई है, वो है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स क्या है, लाइफ फोर्स ये है कोई भी ऐसा फोर्स जो व्यक्ति को तत्पर विकासशील होने के लिए बाध्य करे या उसमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशन लाए, बदलाव लाए, ऐसे फोर्स को ही लाइफ फोर्स का है जीवित होने,
याद रखना, ये जो फेमस टर्म्स बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड, उनको याद रखना, भूलना मत। अब इनका अगला वर्क है मेजर बारबरा, 1905 है ना, 1905 में इसको उन्होंने लिखा। कॉन्ट्रास्ट सेल्वेशन थ्रू रिलीजन विथ सेल्वेशन थ्रू इकोनॉमिक पावर। जनरली क्या होता है, जो मुक्ति होती है वो धर्म से, धर्म के मार्ग से मिलती है ना, ऐसा लोग मानते हैं धर्मों में, अलग अलग धर्मों में। लेकिन जो मेजर बरबरा थी उनका मानना था, ये फीमेल एक्चुअली है ना, फीमेल के बारे में फेमिनिस्ट वर्क है, तो ये मानती है कि इकोनॉमिक पावर के बलबूते पे किसी व्यक्ति को सेल्वेशन मिल सकता है। जैसे यदि सेल्वेशन की बात की जाए तो एक फेमस कह सकते हैं लेजेंड रहे हैं इंडिया से, जिनको रजनीश कह लीजिए, आचार्य रजनीश कह लीजिए, ओशो बोल लीजिए, उनके अनुसार जो सेल्वेशन होता है वो सेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही अलग अलग थॉट्स होते हैं ना, तो इनका ये मेजर बरबरा के संबंध में है ना। इनने कुल मिला के कई आइडियल कैरेक्टर्स बनाए हैं फीमेल्स के अपने वर्क्स में। ये सोसाइटी के जितने भी ऑर्थोडॉक्सिकल जो कह सकते हैं, जो पहले से चले आ रहे नियम कानून, उनको तोड़ना चाहते थे, है ना। चलिए, इन्होंने एक और अगला वर्क लिखा है, द डॉक्टर्स डिलेमा, 1906, 1906। ये क्वेश्चन करता है मेडिकल एथिक्स को और कैपिटलिस्ट ग्रिड को। मेडिकल एथिक्स ऐसे, यदि कोई व्यक्ति मरने की हालत में रखा है और आपको पड़ी है कि आप सपोज आप गाना सुन रहे हो या आप घर पे आराम से बात कर रहे हो, वहाँ कोई बेड पे मरने के लिए पड़ा है, तो ये कुछ मेडिकल एथिक्स हैं ना, जिनका पालन करना चाहिए डॉक्टर को, प्राथमिकता मरीज को दी जाए, ना कि घर पे फ़ोन पे बात करने को, है ना। उसी प्रकार कैपिटलिस्ट ग्रीड के कैसे पैसे को इंसान महत्व दे रहा है, कैसे डॉक्टर लोग पैसों को ज़्यादा महत्व देने में लगे हैं रेदर देन कि उनको महत्व देना चाहिए अपने पेशेंट को, अपने वर्क को, इस प्रकार से, है ना। चलिए, अब इनके अगले फेज पे चलते हैं। ये लेटर प्लेस हैं जो भी बाद वाले हैं, है ना। सुनिए, पिगमेलियन के नाम से वर्क है इनका, 1912। ये बहुत फेमस है। इसी के कह सकते हैं जो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है उसके लिए मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिला है ना। ये इकलौते ऐसी व्यक्ति हैं लिटरेचर से जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है और साथ ही साथ ऑस्कर भी मिला है ना, दोनों। ऑस्कर मिला है इनको पिगमेलियन का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, है ना, एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ये किस बारे में, पिगमेलियन, अ लिंग्विस्टिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्ले, है ना। सुनिए, लेटर अडेप्टेड इनटू म्यूजिकल बाय फेयर लेडी। पिगमेलियन में क्या है, ये एक ऐसी कहानी है, इसमें एक लेडी को मतलब पुअर क्लास से उठाया जाता है ना, और एक एलीट क्लास का व्यक्ति होता है, वो उसको कुछ ही दिनों में अपने साथ रख के ट्रेंड करके ऐसा बनाना चाहता है कि वो अंग्रेज लोगों के, या कह सकते हैं जो रिच क्लास है उसके बीच में जाए तो कोई डिफरेंस ना कर पाए। कुल मिला के जो सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी का क्रिटिसिज्म करने का प्रयास किया है कि कैसे पुअर लोग जो जो अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, जो रिच नहीं है ज़्यादा, वो लोग हायर स्ट्रेटा में जा नहीं सकते, एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रहन सहन अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका बात करने का तरीका अलग है। ये थोड़ा सा कुछ पिगमेलियन के बारे में। अगला वर्क आप देखेंगे इसी लिस्ट में, हार्ट ब्रेक हाउस के नाम से इनका अगला वर्क है। ये 1919 में लिखा है ना। ये ट्रेजाई कॉमेडी है दैट क्रिटिक्स द ब्रिटिश अपर क्लास बिफोर वर्ल्ड वार वन, है ना। ये क्रिटिक करती है किसको, ब्रिटिश अपर क्लास को। वो कहीं ना कहीं, मैंने आपको शुरू में बताया था फेबियन सोसाइटी से रिलेटेड, ये सोशलिस्ट थे। ये कहीं ना कहीं जो गैप आ रहा है ना, जो गैप को कम करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, है ना। तो ये बहुत क्रिटिक करता है ब्रिटिश सोशल क्लास को, है ना, वर्ल्ड वार वन से पहले। ये हार्ट ब्रेक हाउस 1990 याद रखना। अब अगला जो इनका वर्क है वो है सेंट जॉन 1923। ये जोना ऑफ आर्क की कहानी है। ये एक मर्डर थी, है ना, जो फ्रांस में मारी गई, है ना, रिवॉल्यूशन के दौरान। ये कहीं ना कहीं, और इस देखिए ये जो वर्क है ना, इसको बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा है। इसको जीबी शॉ ने लिखा, इसको मार्क ट्वेन ने लिखा, ठीक है, और एक ऑथर और है, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसने भी सेम इसी पर वर्क लिखा है ना, सेंट जॉन। इसको सेंट जॉन बताया। इन्होंने इस वर्क को कहीं ना कहीं, इसमें इस फीमेल को टाइम से पहले, मतलब आज के युग में जो नारीवाद आया है, जो फेमिनिस्ट आया है, और औरतें कहीं ना कहीं अपने राइट्स की, इक्वलिटी की बात करने लग रही हैं, ये जो कैरेक्टर था ये बहुत पहले ही ऐसा सोच रहा था। तो इसी के ऊपर
सोशल कमेंट्री लिखी है ना, किसने? जीवी सोनी। तो सुनिए, प्रेजेंट्स जॉन ऑफ आर्क एज अ विजनरी एंड प्रोटो मॉडर्न वुमेन, है ना, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ नेशनलिज्म, रिलीजम एंड मार्टरडम, है ना, अपनी अपनी जमीन के लिए, भूमि के लिए इसने अपनी प्राण 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 त्याग दिए, है ना। चलिए आगे चलते। अब थोड़े से इनकी स्टाइल और टेक्निक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सुनिए, ही इज नॉन फॉर शार्प बिट, है ना, इनकी राइटिंग में शार्प बिट देखने को मिलती है ना। सटायर होता है, आयरनी होती है, इंटेलेक्चुअल डायलॉग होता है, ये हमको पता है ना। तभी तो इनकी कह सकते हैं लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ह्यूमर आएगा, लेकिन इनकी लैंग्वेज में ह्यूमर के साथ सीरियसनेस होती थी, ये इनका मेन कंसर्न था राइटिंग में, है ना। आयरनी होगी, इंटेलेक्चुअल डायलॉग, ठीक है। यूज्ड प्लेज एज व्हीकल्स फॉर फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट एंड सोशल क्रिटिसिज्म। इनके जो वर्क्स थे वो कहीं ना कहीं व्हीकल्स की तरह काम कर रहे थे, किस लिए? फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स के लिए और सोशल क्रिटिसिज्म, सोसाइटी का क्रिटिसिज्म करने के लिए, है ना। अक्सर जब क्रिटिसिज्म किया जाता है तो क्रिटिसिज्म का मतलब ऐसा नहीं होता किसी को निगेटिवली दिखाना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है टू जज अ बुक, टू जज अ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब उसमें कमियां भी बताई जाएंगी, अच्छाई बताई जाएंगी, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, है ना। कई बार लोग क्रिटिसिज्म को नेगेटिव वर्ड लेते हैं। अब इन्होंने जिस जॉनरा को फेमस किया वो प्रॉब्लम प्ले है। ये वही सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है ना। कैसे सोसाइटी में दो अलग अलग स्तर चल रहे हैं, कैसे लोग ऑन द बेसिस ऑफ कलर, मतलब रेसिज्म के बेस पे लोगों में भेदभाव फैला रहे हैं, कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम प्लेस के बारे में ये बात करती हैं अपने बॉक्स में। मिस्टर सॉ ऑफन ब्रोक द फोर्थ वॉल एंड यूज्ड लॉन्ग प्रीफेसेस एंड स्टेज डायरेक्शन टू द नहीं टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस, है ना। फोर्थ वॉल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था रिस्टोरेशन एरा में, रिस्टोरेशन ड्रामास में। ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल क्या होता है सुनिए। आपने मार्वल यूनिवर्स की, एमसीयू की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। आपने ऐसा सबसे पहला कोई कैरेक्टर एमसीयू में देखा होगा तो वो एक है, वो है डेडपूल का। डेडपूल की जब पहली मूवी आई थी तो आपने देखा होगा डेडपूल बीच बीच में, स्टोरी के बीच बीच में ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, समझ रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ाने लग रहा हूँ तो मेरा तो कंटिन्यूसली आपसे इंटरेक्शन चल रहा है। सपोज अगर मैं पूरी तरह से टेक्स्ट सेंटर्ड होता या कंटेंट सेंटर्ड होता और आपसे कम्युनिकेट ना करते हुए केवल इस पर ध्यान दे रहा होता, और एक बार और एकदम से बीचों में पूछता क्या समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, चलो एक बार फिर समझाता हूँ, तो अब ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये मैं फोर्थ वॉल कैसे, 3 डायमेंशन होते हैं, है ना, XYZ, ठीक है। 3 डायमेंशन को तोड़ के जो जो फोर्थ वॉल बनी हुई है ना हमारे आपके बीच में, ये जो जिसमें हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम टोटली प्रेजेंट कर रहे हैं एक बात को, उस वॉल को तोड़ के एक ऑडियंस के साथ जो नरेटर है वो बात कर सके, उसको ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल कहते हैं। और जरूरी नहीं है नरेटर, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। तो ये इनके वर्क्स में देखने को मिलता था। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको MH अब्राम्स में मिलेंगी, है ना, किताब है, ठीक है, इंग्लिश के लिए, UGC नेट के लिए। पर वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ऐसे अगर टॉपिक्स में धीमे धीमे चीज़ें आती जाएंगी तो अपने आप एक्सप्लेन करते रहूँगा, है ना। अब इनके बिलीव्स और आइडियोलॉजीज के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। सुनिए, सोशलिज्म, है ना, एडवोकेटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिफॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, कि कैपिटलिज्म में सुधार कीजिए, कैसे रिच लोग रिच हो रहे हैं, पुअर पुअर हो रहे हैं ना, और जो भी वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, है ना। दूसरी बात, एंटी रोमांटिसिज्म, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था ये क्रिटिकल है रोमांटिक व्यू ऑन वार्स, कैसे लोग, है ना, जैसे चार्ज ऑफ द लास्ट ब्रिगेड के बारे में बताया था, टेनिसन ने लिखा है ना। फिर उसी का क्रिटिसिज्म दिया था रडियर्ड किपलिंग ने, उन्हीं का फेमस वर्क है द लास्ट ऑफ द लास्ट ब्रिगेड, है ना, टेनिसन के रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा था। अब ये क्या करते हैं, स्पेशली क्रिटिकल ऑफ रोमांटिक व्यू ऑन वार, लव एंड हीरोइज्म, ये इन सब के साथ डील नहीं करते थे अपने वर्क्स में, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाने का प्रयास करते हैं। अब इन्होंने फेमिनिज्म के साथ भी डील किया है, सपोर्टेड वुमेन्स राइट्स, क्रिटिसाइज्ड मैरिज एज एन इकोनॉमिक ट्रैप फॉर वुमेन, है ना।
ये जो शादी होती है ना कहीं महिलाओं के लिए एक बंधन बन के रह जाती है, ऐसा उनका मानना था, है ना। तो फेमिनिज्म पर ही फोकस करते हैं। अथीज्म को देख लीजिए, मतलब वो गॉड में विश्वास नहीं करते थे। एंटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, वो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में विश्वास नहीं करते थे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से यहाँ तात्पर्य है क्रिश्चियन होना, हिंदू होना, मुस्लिम होना, है ना, ज्यूड होना, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ही बिलीव्ड इन इंडिविजुअल मोरालिटी ओवर इंस्टीट्यूशनल फेथ, मतलब आपके अंदर मोरालिटी होना चाहिए, आप मोरल होना चाहिए, आप किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत मत करो, अच्छे से बिहेव करो, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें, ना कि किसी आंखें बंद करके रिलीजन को फॉलो करना, ऐसा इनका मानना था। अब एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म सुनिए, इंस्पायर्ड बाय डार्विन, नीचे एंड वर्कसन। ये हेनरी वर्कसन है, इसका संबंध है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से। है ना, शुरुआती फेज में जब डेवलपमेंट चल रहा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। इनके तुरंत बाद ही डोरोथी रिचर्डसन आई, जिनके द्वारा लिखित एक फेमस वर्क है पिलग्रिमेज, उसमें सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखा गया था, ठीक है। अब डार्विन के बारे में तो जानते होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक्चुअली इस जो ये जो लाइन है ना, इसको डार्विन से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन ये डार्विन ने नहीं दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है ना, क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तीन लोगों से ये जो इनकी कह सकते हैं थॉट प्रोसेस थी, इनसे प्रभावित थे, है ना। बिलीव्ड इन ह्यूमन प्रोग्रेस थ्रू विल एंड इंटेलेक्ट, है ना, जिसको लाइफ फोर्स कहा है ना। चलिए आगे चलते, आप थोड़ा सा इनकी अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशन देख लीजिए, है ना। इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1925, 1925 में नोबेल प्राइज मिला था ना, फॉर हिज आइडियलिज्म, ह्यूमैनिटी एंड हिज वर्क फॉर बीइंग बोथ स्टिमुलेटिंग एंड मोरली अपलिफ्टिंग, है ना। इनको आइडियलिज्म के लिए, है ना, ह्यूमैनिटी की, कुल मिला के ये एक ह्यूमनिस्ट थे और सोशलिस्ट व्यक्ति था। ऐसा नहीं है कि केवल लिटरेचर की वजह से इनको प्राइज मिला हो, है ना। हालांकि इनकी लिटरेरी वर्क कैनन में आज भी जाने जाती हैं, और उन्हीं सब के बीच पर इनको फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा माना जाता है ना, इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा। अब अकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर है 1938 में, 1938 में मिला पिगमिलियन का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, है ना। चलिए, कोई भी मैं समझता हूँ ऐसा ऑथर नहीं है या ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नोबेल प्राइज की मनी के लिए रिफ्यूज करेगा। पता है क्यों? ही वाज लाइक, आई कैन फॉरगिव अल्फ्रेड नोबेल फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट, बट नॉट फॉर दिस नोबेल प्राइज। इस प्रकार की आइडियोलॉजी थी, पैसे ही नहीं चाहिए थे, रिफ्यूज कर दिया, है ना। अब ये यहाँ नीचे लाइन लिखी हुई है, देखो, आई कैन फॉरगिव अल्फ्रेड नोबेल फॉर हैविंग इन्वेंटेड डायनामाइट, बट ओनली अ फील्ड इन ह्यूमन फॉर्म कुड हैव इन्वेंटेड द नोबेल प्राइज। फील्ड का मतलब होता है कोई अवगुणी व्यक्ति, कोई बुरा व्यक्ति, है ना, इस प्रकार से। तो ये कहीं ना कहीं इनका क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि डायनामाइट जैसी चीज़ का आविष्कार चल के चले गए, उसके बाद अब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है लड़ाई झगड़े में, है ना। सुनिए, आप थोड़ा सा इनकी डेथ के विषय में सुन लीजिए। इनने शादी करी थी शार्लेट पेन टाउनसेंड से, है ना, अ वेल्दी आयरिश हायरिस, है ना, फेलो फेवियन, फेवियन सोसाइटी से जुड़ी हुई थी ये भी, है ना, नाम देख लेना, शार्लेट पेन टाउनसेंड, ठीक है, 1898। दे हैड नो सेक्सुअल बट इंटेलेक्चुअली क्लोज फ्रेंडशिप, है ना, सेक्सुअल रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं था, ऐसा कहना। डाई एट द एज ऑफ 94, 94 साल की उम्र में इनका जो है स्वर्गवास हो गया था, नवंबर 2, 1950, 1950 में, है ना। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पिछली बार, है ना, कहाँ पे, अयोट सेंट लॉरेंस इंग्लैंड में, है ना। चलिए, इतनी हमने बात कर ली इनकी, कह सकते हैं इनकी मौत के विषय में थोड़ा सा जान लिया। अब थोड़ा सा इनकी लेगेसी सुन लीजिए साहब आप, है ना। सुन, रिवॉल्यूशनाइज मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, है ना, जो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा है उसको एक नई दिशा इन्होंने दी है मिस्टर जी.वी. सोन, अलॉन्ग विद इब्सन, इब्सन एंड चेकॉव, चेकॉव ये एंटन चेकॉव है, एंटन चेकॉव, है ना, एंटन चेकॉव ये रसियन है।
और इब्सन नावेजियन है। ठीक है, ये दोनों प्ले राइट है ना। तो इनके साथ ही तीसरे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, थ्री ग्रेट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये क्रिएटर हैं सेवियन फिलोसफी के। सेवियन फिलोसफी क्या है, या सेवियन स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, सुनिए। सुनिए, इंटेलेक्चुअल डायलॉग प्लस मोरल सीरियसनेस प्लस कॉमेडिक फॉर्म, है ना, ये तीनों चीज होनी चाहिए। सेवियन मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो शॉ से तोड़ के सेवियन बना दिया, है ना, इस प्रकार से। जैसे शेक्सपियरियन, है ना, जैसे काफ्काइज्म, है ना, या काफ्काइसन, ऐसा करके, मतलब शब्दों को तोड़ मरोड़ के। जैसे आज के ज़माने में यदि आप देखें यूट्यूब पे, तो जैसे आशीष चचलानी है तो उसने चंचालनानी ऐसा ही कुछ करके नाम बनाया है। तो ऐसी चीज़ें आप लोग देखने को मिलती हैं लिटरेचर में प्लस दुनिया में, है ना। चलिए अब ये इस पर थोड़ा सा ये और देख लीजिए। इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ प्ले राइट इंक्लूडिंग बर्टोल्ड ब्रेस्ट एंड हायराल्ड पिंटर। ये दोनों यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। बर्टोल्ड ये थर्ड थिएटर के नाम से जाना जाता है, इसने इन्वेंट किया है। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, यहाँ आवश्यकता नहीं है इतना जानने की। यूजीसी नेट की सीरीज़ में 1 बाय 1 एक ऑथर डेली उठाते हुए हम चलेंगे शुरू से एंड की तरफ। अभी पहले सिलेबस को निपटा दें एमपी के, उसके बाद में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।